लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि केतल स्वॉर्ड मास्टर से खुद को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने को कहता है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर इसके लिए मान जाते हैं और वो सबसे पहले मिस्ट्री के रैंक्स के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हें इसके बेसिक्स से शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ पर तुम्हें मिस्ट्री के पावर को सेंस करना पड़ेगा। अब आगे पर एपिसोड की शुरुआत में स्वॉर्ड मास्टर केतल को ये बताते हैं कि मिस्टिकल पावर को सेंस करना, इसका मतलब ये है कि तुम एक ऐसे नए सेंस को अवेकन कर रहे हो जिसे कि तुमने पहले कभी भी फील नहीं किया है। तुम्हारे से जितना हो सके तुम्हें उतने सेंसेस को आगे बढ़ाना है। उनकी बात को सुनकर केतल अपनी आंखों को बंद करके मिस्ट्री के पावर्स को सेंस करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि तुम्हें अपने पास से गुजरने वाले हवा को फील करना है और तुम्हें अर्थ के टच को भी फील करना है और तुम्हारे सामने जितनी भी चीज महसूस हो रही है उन सबको तुम अपने आंखों के अंदर परसीव कर लो और इन सभी चीजों के अंदर तुम मूव करते जाओ। उनकी बात को सुनकर केतल ये सब कर ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान टूट जाता है और वो आगे ये कहता है कि मैं इसे फील नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर काफी हैरान हो जाते हैं और वो उससे ये पूछते कि क्या सच में? मुझे ये लगा था कि तुम जितना ताकतवर हो उसके हिसाब से तुम इजली मिस्ट्री के पावर को सेंस कर लोगे। वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि जो इसका रूल है वो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो लोग भी ज्यादातर ताकतवर होते हैं उनके पास भले ही माना मौजूद हो या फिर नहीं, उनके पास हायर चांसेस होते हैं मिस्ट्री के पावर को सेंस करने के। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये बारबेरियन उनसे अलग है। वो आगे ये कहते हैं कि क्या ये फाइट स्नोफील्ड की वजह से हुआ है? केतल आगे ये बताता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि फाइट स्नोफील्ड के अंदर किसी ने भी मिस्टिकल पावर के बारे में नहीं सुन रखा था। स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मिस्ट्री के पावर को शुरू में ही सेंस कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो चलो ठीक है, इस दफा मैं अपने एनर्जी को तुम्हारे शरीर के एनर्जी के अंदर डालते हुए तुम्हारे मिस्ट्री के रास्ते को ओपन करूंगा। ये सुनकर केतल एक्साइटेड होते हुए ये कहता है कि क्या आप अपनी ओरा को ट्रांसफर करने वाले हैं? स्वॉर्ड मास्टर ने ये कहा कि ऐसा ही कुछ। केतल आगे ये कहता है कि ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़े। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो स्वॉर्ड मास्टर थे वो केतल के पीछे चले जाते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि इस दफा तुम्हें अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है और तुम्हें अपने फिजिकल सेल्फ के बारे में सोचना है। वो उसके ऊपर हाथ रख कर ये कहते हैं कि और तुम्हें इसके बाद जो मैं माना तुम्हारे शरीर के अंदर भेज रहा हूँ उसे सेंस करना है। लेकिन वो जैसे उसके अंदर माना को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं वो काफी हैरान होकर ये कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके की शरीर है? क्या ये सच में एक इंसान की शरीर है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर काफी चट्टान मौजूद है। आखिर इसके अंदर कितने मसल्स मौजूद है? क्या ये सच में एक इंसान है? वह पर उसे रुका हुआ देखकर केतल उनसे कुछ कहता है। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर ये कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं थोड़े टाइम के लिए भटक गया था। वहीं पर वो इसके बाद फिर से केतल के अंदर माना को भेजना शुरू कर जाते हैं और वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे इस बारबेरियन के शरीर के अंदर मिस्ट्री के पावर को अवेकन करना है। वो जल्द ही अपने रास्ते को खोज लेगा, क्योंकि ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन तभी वो फिर से हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मुझे उसके शरीर के अंदर मिस्ट्री के पावर का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे अच्छी तरीके से समझाऊं तो वो आगे ये बताते हैं कि मैं कितना ही अपनी ओरा को आगे भेज लूं, मैं कहीं पर ना ही पहुंच रहा हूं और ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक गहरे समंदर के अंदर डुबकी लगा रहा हूं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक काफी खतरनाक जगह है और वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है। तभी वो केतल को ये बताते हैं कि जो ये तरीका है वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। ये सुनकर केतल हैरान हो जाता है और वो आगे ये कहता है कि काम नहीं करेगा। आखिर इससे आपका मतलब क्या है? आप मुझे ये मत कहिएगा कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे शरीर के अंदर सिंपली ओरा को भेजना ये काफी नहीं रहेगा, क्योंकि असल मकसद तो तुम्हारे मिस्टिकल पावर को खोजना है ना। मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि तुम्हें ही खुद से अपने मिस्ट्री के पावर के रास्ते को खोजना पड़ेगा। इस पर केतल ये कहता है कि मुझे इसके बारे में फिर भी मैं अपने
मिस्टिकल पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर आगे उससे ये कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे मिस्टिकल पावर को खोज नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास वो पावर मौजूद नहीं है। इस पर केटल उनसे ये पूछता है कि आखिर आपका इससे मतलब क्या है। स्वॉर्ड मास्टर ये बताते हैं कि जो तुम्हारी शरीर है वो अलग है। ये सुनकर केटल हैरान हो जाता है। स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि तुम्हारे मिस्ट्री के रास्ते को खोजने के लिए ओरा को काफी गहराई तक लेकर जाना पड़ता है, लेकिन जो तुम्हारी शरीर की गहराई है वो काफी ज्यादा है, इसलिए मेरी ओरा तुम्हारे शरीर के अंदर अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि ये मेरी पहली दफा है कि मैंने ऐसे प्योर फिजिकल पावर को सेंस किया है। केटल अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ तक कि एक स्वॉर्ड मास्टर भी ये काम नहीं कर सकते हैं। केटल आगे ये पूछता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं मिस्टिकल पावर को गेन नहीं कर सकता हूँ। स्वॉर्ड मास्टर ने ये कहा कि ये कहना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर आगे उसे ये सुझाव देते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें और भी पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर से मुलाकात करनी चाहिए या फिर मैजिकल टावर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर केटल इसके लिए मान जाता है और वह अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर अब भी मेरे लिए चांस है और ये काफी है। वहीं पर वो आगे खड़ा होकर ये कहता है कि आपका शुक्रिया अदा, मैंने आपकी वजह से काफी सारे चीजों के बारे में सीखा और ये काफी है। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि आज तक जितने भी बारबेरियन से मैंने मुलाकात करी थी उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो पूरी जिंदगी छपरियों की तरह रहते हैं जिन्हें की सिर्फ वोलेंस और एल्कोहल पीना है। इसलिए बारबेरियंस को सारे इंसानों ने आउटकास्ट कर दिया था, लेकिन जो ये बारबेरियन है वो सबसे डिफरेंट है। वो केटल से ये कहते हैं कि बाई एनी चांस क्या तुम इस एम्पायर के अंदर रुकना चाहोगे। केटल ने उनसे ये पूछा कि आखिर आपके ये कहने का क्या मतलब है। स्वॉर्ड मास्टर उसे ये बताते हैं कि मेरा मतलब ये है कि तुम इस किंगडम के लॉर्ड के आगे अपनी लॉयल्टी जाहिर करो ताकि तुम्हें एक टाइटल मिल सकता है और तुम्हारे ताकत के हिसाब से तुम्हें काफी ज्यादा हाई रैंकिंग पोजीशन भी मिल सकता है और मैं तुम्हारे स्पॉन्सर की तरह काम करूंगा। केटल ये कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसके लिए मना करता हूँ क्योंकि मैं किसी के साथ जुड़कर रहना पसंद नहीं करता हूँ। स्वॉर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि अगर मैं इस बारबेरियन को अपने रॉयल प्लेस के हाथों में ले लाता हूँ तो शायद से हम लोग इस जगह पर एम्पायर के रूल से आजाद हो सकते हैं। वहीं पर वो आगे केटल को समझाते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले नोबल स्टेटस मिल सकता है। क्या तुमको ये मजेदार नहीं लग रहा है। केटल को सोचने के बाद ये कहता है कि मैं अब भी इस जगह पर खुद से रहना पसंद करूंगा। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर उसे आगे फोर्स नहीं करते हैं और वो इसके लिए मान जाते हैं। तभी केटल उनके सामने हाथ बढ़ाते हुए ये कहता है कि लेकिन चाहे जो कुछ भी हो आपका शुक्रिया अदा, मैं इस एहसान के लिए कभी भी नहीं भूलूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही में रास्ते का सीन दिखाया जाता है। स्वॉर्ड मास्टर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि जो मेरी ये सोच थी वो काफी ज्यादा अजीब थी। मुझे कुछ वक्त के लिए लगा था कि मैं उस बारबेरियन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि जो बारबेरियन है वो अपने मुताबिक अकेला चलता है। वो भले ही ग्रुप के अंदर काफी अच्छा फिट आ सकता है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने हिसाब से चलता है। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहा है, और अगर अलग हिसाब से बताऊँ तो वो दूसरे बारबेरियन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक डीमन रेलम का बीइंग है जो कि व्हाइट स्नो फील्ड से आया हुआ है। वहीं पर वो आगे ऊपर की तरफ देखते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर जल्दी डीमन रेलम के अंदर एक्सपीडिशन होने वाला है। आखिर जो हिज मजेस्टी है वो क्या सोच रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें लॉर्ड बार्कन को दिखाया जाता है जो कि ये कहते हैं कि वो अच्छा ऐसी बात है जो हिज मजेस्टी है जो एम्परर है उनकी ये डिजायर है कि वो डीमन रेलम के अंदर एक कन्क्वेस्ट को रखे। स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि और इन सब चीजों की वजह से काफी सारे जाने जाती है। वहीं पर लॉर्ड बार्कन उनसे ये पूछते कि क्या आप सीरियस हैं। स्वॉर्ड मास्टर ये कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो सेकंड एंशिएंट एम्परर बनना चाहते हैं, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो इसके बारे में आगे बात किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने पूरे इंसानियत के ऊपर कब्जा नहीं किया है। लॉर्ड बार्कन ये कहते हैं कि तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो
जो ये टाइम है वो जरूर यहाँ पर आएगा। स्वॉर्ड मास्टर ये कहते हैं कि जबकि ये भी एक इंपीरियल लैंड है तो यहाँ पर जरूर एक ऑर्डर आएगा, इसलिए हमें पहले से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए। इस बारे में बताने के लिए लॉर्ड बार्कन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो काफी अजीब है। अब जो एम्परर है वो भी आधे पागल की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये सच में काफी सरदर्द वाला काम है। वहीं पर उनकी ये वाली बात को सुनकर लॉर्ड बार्कन हैरान होते हुए उनसे ये पूछते हैं कि क्या बाई एनी चांस जो वो र्यूमर है वो सच है। इस पर स्वॉर्ड मास्टर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो डीमंस की मूवमेंट है उन्हें आसानी से अब नोटिस किया जा सकता है। ये सुनकर लॉर्ड बार्कन काफी परेशान हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि अभी के वक्त पर काफी तेजी से डंजन्स अपीयर हो रहे हैं और ये काफी अजीब है और साथ ही साथ ये र्यूमर्स फैल रही है कि जो डीमन रेलम है उनके अंदर लीक हो रहा है और उसके अंदर से डीमंस बाहर की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ होने वाला है और जो कुछ भी होने वाला है वो इंसानों के लिए फेवर वाली बात नहीं है। तभी वो आगे ये कहते हैं कि लेकिन क्या ये अजीब नहीं है कि उनमें से एक बंदा यहाँ पर मौजूद है। लॉर्ड बार्कन ये कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा। स्वॉर्ड मास्टर आगे ये कहते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। लॉर्ड बार्कन ने ये कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो वो शुरुआत से हमारे लिए बुरा बर्ताव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो इस जगह पर केटल के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं पर इसी के साथ हमें केटल को दिखाया जाता है जो कि आसपास की इलाकों में घूम रहा था और उसे देखकर सारे के सारे लोग घबरा रहे थे। ये देखकर केटल अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या जो ये सारे के सारे लोग हैं वो मेरे कपड़े की वजह से घबरा रहे हैं। शायद से ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं एक प्रॉपर कपड़े नहीं पहन रहा हूँ। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक देहाती इंसान हूँ, इसलिए वो इस बात से पागल हो रहे थे। वहीं पर ये सब गलतफहमी पालने के बाद केटल आगे ये डिसाइड करता है कि वो नए सिविलाइज्ड कपड़े खरीदेगा। वहीं पर इसी के साथ ही वो कपड़ों के शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर उसे देखकर जो कपड़ों का ओनर था वो काफी घबरा जाता है। केटल उससे ये कहता है कि मैं कुछ कपड़ों को परचेस करना चाहता हूँ। ये शॉप ओनर घबराते हुए ये कहता है कि ये तो एक बारबेरियन है। वहीं पर वो आगे रोते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि आपके साइज का यहाँ पर कोई कपड़ा मौजूद होगा। केटल ये कहता है कि ये काफी खराब बात है, क्या यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है। शॉप ओनर ये कहता है कि अगर आप हमें कुछ टाइम देते हैं तो हम आपके लिए कुछ कस्टम कपड़े बना सकते हैं। केटल ये कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है। ये शॉप ओनर ये कहता है कि ठीक है, जैसे वो कपड़े रेडी होंगे अब आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। वहीं पर वो घबराते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या हो अगर उन्हें कपड़े पसंद ना आए तो क्या मैं उस वक्त पर सरवाइव कर पाऊंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें केटल को गिल्ड हॉल जाने वाले रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी नजर नीचे पर रखे हुए एक चमकते हुए मार्बल के ऊपर पड़ती है और वो इसे देखकर उठा लेता है और वो उसे देखते हुए ये कहता है कि क्या ये एक जेम है। वहीं पर वो आगे उसे देखकर सोचते हुए ये कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो उसे अपने पर्स में रखते हुए ये कहता है कि चलो इसके बारे में जाकर गिल्ड हॉल वालों से पूछते हैं। वहीं पर वो रोजा के पास जाकर उससे ये पूछता है कि क्या तुम इस मार्बल के बारे में जानती हो जिसे कि मैंने रास्ते से उठाया था। मुझे इसे देखकर ऐसा लगा कि ये कोई मामूली सा बीज नहीं है। इस पर रोजा इसे देखने के लिए मान जाती है और वो इसे चेक करते हुए ये कहती है कि इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये एक जेम है। जो इसकी सरफेस है वो काफी स्मूथ है, इसलिए मुझे ये लगता है किसी ने क्राफ्ट किया हुआ होगा। लेकिन वो जैसी गौर से इस मार्बल को देखती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो हिप्नोटाइज जैसी बातें करते हुए ये कहती है कि ये काफी महंगी नजर आ रही है। लेकिन अभी केटल उससे ये मार्बल ले लेता है और मार्बल लेते के साथ ही रोज होश में आ जाती है और वो काफी हैरान थी। तभी केटल उससे ये कहता है कि क्या तुम ये ठीक हो। इस पर रोज ये कहती है कि आखिर तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है। केटल ने ये कहा कि जब तुमने इस ऑर्ब को देखा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तुम इसके अंदर समा रही हो। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट को इसके ऊपर यकीन नहीं हुआ। केटल उससे ये कहता है कि तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। वहीं पर रोजा फिर से इस ऑर्ब को देखते हुए ये कहती है कि लेकिन चाहे जो कुछ भी हो इसके आइडेंटिटी के बारे में पता लगा पाना काफी मुश्किल है क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ अजीब सी एनर्जी मौजूद है। क्या मुझे इसे किसी और
और से पूछना चाहिए। केतल उससे ये कहता है कि इसके लिए शुक्रिया आदम, लेकिन मैं खुद से इसके बारे में पता लगा लूंगा क्योंकि ये करना काफी मजेदार रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या मेरे लिए आज कोई रिक्वेस्ट मौजूद है। इस पर रोजा ये कहती है कि हम आपके लिए रिक्वेस्ट मौजूद है और वो उससे 4 रिक्वेस्ट बनाकर केतल को देती है। इससे पाकर केतल काफी खुश था। वहीं पर वो अपने सारे के सारे रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अपने कमरे के अंदर आकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो ये कहता है कि आज का दिन भी काफी मजेदार है। वो इस ऑर्ब को देखते हुए ये कहता है कि लेकिन जो ये चीज है आखिर वो है क्या। रोजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरे तरीके से इसके अंदर समा जा चुकी है। क्या इसके अंदर कुछ फंक्शंस मौजूद है। लेकिन तभी उसे इस बीट के अंदर से किसी की आवाज आती है जो कि उसे अपने पास आने के लिए कहता है। यह सुनकर केतल हैरान होते हुए जाग जाता है और वो ये कहता है कि आखिर मुझे इस ऑर्ब से आवाज क्यों आ रही है। वहीं पर इसी के साथ ही केतल शायद से इस बीट के अंदर जा चुका था या फिर वो अपने माइंड के अंदर आ चुका था जहाँ पर उसे इस ऑर्ब से आवाज आ रही थी कि तुम मेरे पास आओ। इस पर केतल हैरान होते हुए ये कहता है कि अब क्या वो मुझे किसी स्टोरेज पैलेस के अंदर जाने के लिए कह रहा है। वहीं पर कुछ एरोज भी बन जाते हैं उसे रास्ता दिखाने के लिए। इस पर केतल ये कहता है कि यहाँ पर मुझे रास्ता भी बताया जा रहा है, शायद से ये कोई डोमिनेशन मैजिक होगी। फिर उसे बीच से आवाज आती है कि तुम मेरे पास आओ। वहीं पर इसी के साथ ही केतल फिर से रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और वो ये कहता है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए और वो इसी के साथ ही उसी जंगल में आ जाता है जहाँ पर उसे बुलाया गया होता है और उसे फिर से बीच से ये आवाज आती है कि तुम मेरे पास आओ। इस पर केतल उससे ये कहता है कि मैं अपने रास्ते पर आ चुका हूँ, तुम बकवास करना बंद करो। वहीं पर वो इसी के साथ ही एक केव के सामने आकर ये कहता है कि क्या मुझे यहीं पर जाना था और वो एक स्माइल पास करता है। वहीं पर इसी के साथ ही एक हड्डियों के ढांचे को दिखाया जाता है जिसकी आंखें ब्लू कलर की रोशनी में चमक रही थी जो कि केतल को अपने पास बुला रही थी। केतल केव के अंदर जाता हुआ ये कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आखिर वो बंदा कहाँ पर है जो कि मुझे बुला रहा था। वहीं पर उस हड्डियों के ढांचे को दिखाया जाता है जो कि अपने मिरर मैजिक के जरिए केतल को देखता हुआ ये कहता है कि यहाँ अलग और सेक्रीफाइस यहाँ पर आ चुका है और इस बार यहाँ पर एक बेवकूफ बारबेरियन आया हुआ है। उसके साइज को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक डिसेंट सेक्रीफाइस बनेगा। अब टाइम आ चुका है, जल्दी ही मैं यहाँ पर रिसरेक्शन को हासिल कर लूंगा। वहीं पर जो ये हड्डियों का ढांचा था वो किसी फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ था और वो ये सारी बहकी बहकी बातें कर रहा था। वहीं पर इसी के साथ में पास्ट का एक सीन के बारे में बताया जाता है जहां पर काफी सारे किंगडम्स आपस में लड़ झगड़ कर बर्बाद हो चुके थे और इन सभी चीजों के पीछे एक काफी ज्यादा जाहिल और जालिम सोर्सरर मौजूद था जिसने उन सभी के इमोशंस को बदलते हुए और उनके माइंड को कंट्रोल्स करते हुए उन सभी किंग्स के जरिए लड़ाई को शुरुआत कराया था और वो सारे के सारे किंगडम्स के ऊपर राज किया करता था। लेकिन ये चीज ज्यादा टाइम तक नहीं चला। उसकी जो ये जाल छाछी थी वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई और उसके पीछे हीरोज पड़ गए। हालांकि वो हारने से पहले उसने अपने सोल को अपने एक लाइफ वेसल के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और इसी चीज की वजह से वो एक लीच बन गया। एक लीच ऐसा इमोर्टल बीइंग होता है जब तक कि उसकी सोल उसके वेसल के अंदर मौजूद होगी उसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर जो एक एविल सोर्सरर हुआ करता था वो अब काफी पावरफुल लीच बन चुका है, लेकिन उसे अपनी पूरी फुल पावर का इस्तेमाल करने के लिए रिसरेक्शन करना पड़ेगा और वो एक प्लान बनाता है रिसरेक्शन करने के लिए क्योंकि उसे रिसरेक्शन करने के लिए काफी ज्यादा लाइफ फोर्स चाहिए। तो वो एक सुनसान इलाके पर छिप गया और पास में ऐसी जगह हो जहाँ पर नॉर्मल लोग रहा करते हैं ताकि वो उनके अपने जाल में फंसाते हुए उन्हें सेक्रीफाइस कर सके और वो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए एक बीड बनाता है ताकि वो इसके जरिए उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें सेक्रीफाइस करते हुए रिग्रेस कर सके। वहीं पर जो लीच था वो आगे ये कहता है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बारबेरियन यहाँ पर क्या कर रहा है। जो ये डोमेन है वो काफी अलग इलाका है, आप इसे एक गाँव की तरह समझ सकते हैं और मैंने इसी इलाके को अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए चूज किया था क्योंकि यहाँ पर जो ये इलाका है वो इंसानों के आंख से
काफी दूर है, इसलिए मुझे यहाँ पर बारबेरियन को देखकर काफी अजीब लगा। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, ये बंदा है वो मेरा काफी अच्छा सेक्रीफाइस बनेगा। और मेरे इस बीट के अंदर ये खास बात है कि ये उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करता है जिनके पास मिस्टिकल पावर नहीं होती है। जिनके पास मिस्टिकल पावर होगी ये उन्हें अट्रैक्ट नहीं करता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी पावरफुल बंदा नहीं आ सकता है। जबकि यहाँ पर ये बारबेरियन आया हुआ है तो वो एक मामूली बंदा होगा जिसे कि मिस्ट्री के पावर का इस्तेमाल नहीं करने आता है। वहीं पर वो आगे खुश होते हुए केतल से ये कहता है कि बारबेरियन तुम मेरे पास आ जाओ ताकि तुम मेरे रिसरेक्शन का एक अच्छा पार्ट बन सको। वहीं पर इसी के साथ हमें केतल को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़े दरवाजे के पास आ चुका था और वो जैसे ही अंदर की तरफ जाता है तो उसके सामने वो लीच मौजूद था। उसे देखकर केतल हैरान होते हुए ये कहता है कि ये तो एक असली लीच है। ये एक ऐसी प्रजाति होती है कि जो कि अपने सोर्सरी के पीक लेवल पर पहुंच चुकी होती है और ये हमेशा किसी भी फैंटेसी स्टोरीज के अंदर एक विलन की तरह उभर कर आती है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक रियल लीच को देखूंगा। वह उसे सही सलामत देखकर ये लीच हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या हो, क्या जो मेरी और भी वो तुम्हें नशे में नहीं कर पाई है। केतल उससे ये कहता है कि तो तुम इस तरीके से लोगों को यहाँ पर बुला पा रहे थे। ये सुनकर ये लीच काफी हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे उसके अंदर से मिस्ट्री की पावर सेंस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये कि वो एक ऑर्डिनरी बारबेरियन है। अगर ऐसी बात है तो वहीं पर वो आगे कंक्लूजन को निकालते हुए केतल से ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक माइंड प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट होगा। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि एक ऐसा हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट जिसे तक कि मैं भी सेंस नहीं कर सकता हूँ। आखिर जो इस जैसा बारबेरियन है उसके पास इतनी हाई लेवल की आर्टिफैक्ट क्या कर रही है। वो केतल से ये कहता है कि लगता है कि तुम लकी हो गए थे और तुम्हें वो आर्टिफैक्ट मिल गया। केतल उससे ये कहता है कि मेरे पास ऐसी वैसी कोई भी चीजें नहीं है। लीच उससे ये कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अगर तुम अच्छे तरीके से मेरे ट्रैप के अंदर आ चुके होते तो तुम्हें बिना किसी दर्द की यहाँ पर मौत मिलती, जबकि तुम जागे हुए हो तो मुझे अपने पूरे फुल ताकत से तुम्हें इस जगह पर हराना पड़ेगा। और वो इसी के साथ ही दो स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है और वो इन्हें केतल के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जो कि काफी तेजी से केतल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। इस पर केतल स्माइल करता हुआ ये कहता है कि तो ये एक ऐसी डंजन है जहाँ पर लीच छुपा हुआ है। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो एक स्केलेटन वॉरियर था वो जंप करता हुआ केतल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो केतल था वो एक ही थापड़ के अंदर उसके सर को डिस्ट्रॉय करता हुआ राख बना देता है। ये देखकर लीच काफी हैरान हो जाता है। केतल आगे ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान करने वाले बंदे हो। इस पर ये लीच गुस्सा होते हुए ये कहता है कि चलो आगे ये देखते हैं कि जब तुम्हारी सारे के सारे हथियारों को तोड़ा जाएगा तो तुम्हें कैसा फील होता है। और वो ये कहकर अपने और भी 3 स्केलेटन को समन कर लेता है और वो इन्हें केतल के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जो कि तीनों साथ में केतल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन केतल एक पंच का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों स्केलेटन वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ये लीच काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। केतल आगे ये कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, कासन ने मुझे ये बताया था कि अगर तुम स्केलेटन वॉरियर के सर को फोड़ते हो तो वो मारे जाएंगे, जबकि तुम इस जगह पर एक लीच हो। तो मुझे ये लगा था कि तुम एटलीस्ट एक डेथ नाइट को तो कमांड कर सकते हो ना, लेकिन क्या तुम बस स्केलेटन्स को कमांड कर सकते हो? जो ये बात होती है वो सीधा जाकर लीच के दिल पर लगती है और वो गुस्सा होते हुए ये कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की, मैंने तुम्हें काफी मजे दिला दिया है। और वो ये कहकर फाइनली इस जगह पर स्केलेटन नाइट को समन करता है, जिसे कि देखकर केतल ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात उससे दोबारा होगी। लेकिन तभी वो ये कहता है कि लेकिन जबकि इसे लीच ने समन किया है तो जो उसकी एबिलिटीज है वो अलग होगी। जो ये चीज वो तो पहले से काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। वहीं पर लीच के इशारा मिलते के साथ ही ये स्केलेटन नाइट केतल के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इस पर केतल उससे ये कहता है कि एक ऐसा स्केलेटन नाइट जिसे कि लीच ने बनाया है। वहीं पर जो स्केलेटन नाइट था वो अपने स्वॉर्ड से केतल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं पर केतल उसे पंच मारता हुआ ये कहता है कि चलो ये देखते कि तुम कितना ज्यादा ड्यूरेबल हो। वहीं पर उसके पंच की वजह से
वो स्केलेटन नाइट उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन जो ये स्केलेटन नाइट था वो अब भी सही सलामत था। वो जख्मी तो हुआ था लेकिन वो फिर भी बाहर की तरफ निकलता हुआ केतल की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर केतल ये कहता है कि वो तो काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं पर लीच आगे ये कहता है कि तुम अपने लिमिट को आगे बढ़ाओ। वहीं पर उसकी बात को सुनकर ये स्केलेटन नाइट अपने पावर को रिलीज करता हुआ केतल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। लेकिन जो केतल था वो फिर से उस स्केलेटन नाइट के सर के ऊपर अटैक करता है और ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो फिर से उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं पर ये देखकर ये लीच काफी हैरान हो जाता है क्योंकि फाइनली इस अटैक की वजह से वो स्केलेटन नाइट खत्म हो चुका था। केतल आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये कहता है कि वो भले ही दूसरे स्केलेटन नाइट से डिफरेंट था लेकिन क्या बस तुम्हारा इसी में हेकड़े निकल गई। वहीं पर लीच हैरान होते हुए केतल से ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे इस बारबेरियन के अंदर से ना ही मिस्ट्री और ना ही मैजिक की पावर सेंस हो रही है। अगर उसने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया होता तो मैं जरूर कुछ माना को फील कर सकता था लेकिन मुझे उसके अंदर से कोई भी माना फील नहीं हो रही है। क्या जो ये उसकी पावर है वो खुद की उसकी पावर है। उसने स्केलेटन नाइट को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के जरिए हरा दिया। क्या ये पॉसिबल हो सकता है। वो आगे केतल से ये कहता है कि तुम एक स्पेशल वॉरियर हो। अब मुझे ये लगता है कि तुम्हारा सामना मुझे खुद से करना होगा। और वो ये कहकर अपने फांद को लेकर केतल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने ब्लैक मैजिक को चारों तरफ फैलाते हुए केतल को इसके अंदर कैद कर देता है। और वो आगे ये कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। क्या तुम्हें अब मुझसे डर लग रहा है। अब तुम्हें इस जगह पर मेरे टेरिटरी के अंदर इन्वेड करने का प्राइस चुकाना पड़ेगा। इस पर केतल उससे ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। ये सुनकर ये लीच हैरान होते हुए ये कहता है कि हाँ ये बात तो सच है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो उन बिछाए हुए ऑर्डर के जरिए ही यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो इस बात को कहाँ मानने वाला था। वो केतल के ऊपर चिल्लाते हुए ये कहता है कि तुम मुंह बंद करो। मैं इस जगह पर काफी महान मेज हूँ जिसने की एक टाइम पर 5 किंगडम्स को डिस्ट्रॉय करते हुए हीरोज का सामना किया था। मेरा नाम कार्तोस है। और वो अपने मैजिक वान से पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि अब तुम्हें मेरा सेक्रीफाइस बढ़ना पड़ेगा। और वो अपने इस नए पावर से केतल के ऊपर अटैक करता है। वहीं पर इस कारण से केतल की जो आंखें थी वो चक्री की तरह घूमना शुरू कर जाती है। वहीं पर लीच आगे इस पावर के बारे में बताता है कि ये एक ऐसी पावर है जो कि इंसान की इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। ये उस बंदे के सारे नेगेटिव इमोशंस को उसके सामने लाते हुए उस विक्टिम को उसके अंदर ट्रैप कर देती है जिसकी वजह से अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो जो उनका दिमाग होता है वो पूरे तरीके से ब्रोकन हो जाता है। ये एक ऐसी यूनिक मैजिक है जिसे कि कार्तोस ने बनाया था। ये काफी ज्यादा पावरफुल है जितना ये माना कंज्यूम करती है। लीच आके ये कहता है कि मेरे सामने एक ऐसा बारबेरियन है जो कि मिस्ट्री के पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता है कि वो मेरे थ्रू मैजिक के सामने जीत पाएगा। अब मुझे अगली बारी क्या करना चाहिए। इस बारबेरियन की जो बात है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैंने पूरे तरीके से चेक किया उसके पास कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है। वहीं पर वो आगे चुटकी बजाते हुए ये कहता है कि ठीक है मैं उसे अपने साथ ले जाकर उसके ऊपर स्टडी करूंगा। वो अपने स्केलेटन्स को समन करते हुए ये कहता है कि जाओ उससे पकड़कर यहाँ पर से ले जाओ। वहीं पर जो एक स्केलेटन था वो केतल के पास जा रहा था लेकिन तभी जो केतल था वो काफी खतरनाक तरीके से अपने आँख को खोलकर उस स्केलेटन को एक जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच के अंदर वो स्केलेटन खत्म हो जाता है। वहीं पर उसे सही सलामत देखकर ये लीच काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो मेरी माइंड कंट्रोल स्पेल थी उससे परफेक्टली काम करना चाहिए था। वहीं पर केतल आगे उससे ये कहता है कि क्या तुम सामने खड़े रहकर ऐसे ही देखते रहोगे। क्या तुम सच में मुझे पकड़ना चाहते हो उन स्केलेटन्स के जरिए जिसे कि मैंने पहले भी हराया है। ये तो काफी बोरिंग है। वहीं पर जो ये बात होती है वो फिर से इस लीच के सीने में जाकर चुभती है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो इंसान होते हैं वो अपने इमोशंस के हिसाब से ही आगे मूव करते हैं। भले ही वो कितने ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो उनके दिल के अंदर जरूर कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस मौजूद होती है जो कि कभी भी गायब नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ पर जो मैजिक इमोशंस
इमोशंस को कंट्रोल करती है वो उनसे बच सकते हैं। हालांकि तभी केतल आगे उससे ये कहता है कि क्या तुम इस जगह पर ऐसे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जैसे कि फायरबॉल या फिर मैजिक मिसाइल। लीच आगे सीरियस होकर ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम अभी तक ठीक ठाक खड़े कैसे हो, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने महान मैजिक को बाकी के नॉर्मल मैजिक के साथ कंपेयर करने की। वहीं पर वो इसी के साथ ही एक जगह पर काफी पावरफुल ऑरा को इकट्ठा करना शुरू कर जाता है और वो आगे ये कहता है कि मेरी जो ये पावर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पावरफुल से भी पावरफुल बंदा इसके सामने नहीं टिक सकता है। लेकिन जो हमारा केतल था उसे ये मैजिक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी जो ये लीच था वो अपने इस मैजिक से केतल के ऊपर अटैक करते हुए ये कहता है कि मेरी पावर उसे कंज्यूम कर लो। वहीं पर जो ये काफी बड़ी पावर थी वो केतल को पूरे तरीके से निगल जाती है। ये देखकर ये लीच हंसता हुआ ये कहता है कि जो जीत है वो हमेशा मेरी होगी। बारबेरियन तुम कुछ भी कर लो तो मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वो आगे ये कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। मुझे जिस माना की जरूरत थी खड़ा रहने के लिए मैंने ही उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन फिर भी जो वो बारबेरियन है वो अभी इस जगह पर बचा हुआ नहीं होगा। लेकिन तभी उसे सामने से आवाज आती है इम्प्रेसिव। ये सुनकर ये लीच काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ केतल सही सलामत मौजूद था। वो उससे ये कहता है कि ये सच में एंड है। ये सुनकर ये लीच परेशान होते हुए ये कहता है कि क्या ये भी काम नहीं किया। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने अपने माइंड कंट्रोल स्पेल्स के अलावा सबसे ज्यादा पावरफुल डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया। अगर मेरे सामने एक ग्रेट हीरो भी आ जाता तो वो मेरे सामने नहीं टिक पाता। अगर उसके ऊपर जो ये अटैक है वो डायरेक्टली हिट होती तो आखिर जो ये बंदा है वो है कौन। केतल आगे ये कहता है कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था लेकिन मुझे इससे कुछ भी फील नहीं हुआ। अगर यही तुम्हारा अच्छा अटैक था तो उसकी बात को सुनकर ये लीच काफी घबरा जाता है। केतल अपने एक्स को रेडी करते हुए ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि अब मेरी बारी आ चुकी है अटैक करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये काफी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो भी दिल से। और हाँ हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।